सापरा साहब, मुझे ये बताइए, ये जो झुंझुने वाला हमला आप लोग कर रहे हैं बीजेपी पर, यहाँ बीजेपी और उसके सहयोगी राजी, ये आप लोग सर जबरदस्ती क्यों बन रहे हैं काजी? नहीं, देखिए रोमाना जी, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों के साथ में अगर ये एको आ रहा है, एको निकलवा दीजिए जरा। ठीक करवा देती हूँ मैं, ठीक है। अगर अपने घटक दलों के साथ में ईमानदारी से अगर सरकार चलाना चाहते हैं और देश चलाना चाहते हैं, तो घटक दलों को जो उनको एक इज्जत मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो पहले दिन से नजर आ रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब मैं महाराष्ट्र के 2 उदाहरण तो आपको बता ही दूं कि एकनाथ शिंदे के पार्टी के जो ये हैं सांसद हैं, उन्होंने तो शरेआम मीडिया पर कह दिया है कि जहां पर एक सांसद चुन करके आया है उनको भी आपने कैबिनेट का दर्जा दिया है, और शिंदे सेना के 7 सांसद चुन करके आए और उनको एमओएस दिया है, खुलेआम उन्होंने कह दिया है। और इसी तरह से अजीत पवार की पार्टी से भी ये तमाम सारी आवाजें आई हैं, उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है, उन्होंने तो रिफ्यूज कर दिया है कि भाई हमें अगर कैबिनेट का दर्जा दोगे तो हम मंत्री पद स्वीकारेंगे, नहीं तो हमको मंत्री पद नहीं चाहिए। तो ये जो शुरुआत में ही ये नजर आ रहा है कि ये सरकार और सरकार के लोग जो आज बैठे हैं, ना इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है, ना उसके ऊपर ये कोई चर्चा करना चाहते हैं। तो यानी देश किस ओर जाएगा ये देखते हुए हमें भी, विपक्ष को भी ये चिंता हो रही है कि जिस तरह से हमने 10 सालों तक, यही तो हैरानी लग रही है सर कि विपक्ष को किस बात की चिंता हो रही है। जो सत्ताधारी है वो खुश हैं, जो सहयोगी हैं वो बीजेपी के साथ हैं, वो कंधा से कंधा मिलाकर नरेंद्र मोदी का सपना साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा से काम करने की हुंकार भर रहे हैं। और विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन रहा है। यही तो मेरा सवाल है ना, इस सवाल का जवाब दीजिए आप। लेकिन उससे पहले आरपी सिंह साहब को क्या मेरी आवाज अब मिल रही है? सर सुन पा रहे हैं आप मुझे आरपी सिंह सर? जी मिल रही है जी। मैंने सवाल ये पूछा आरपी सिंह साहब कि जो विपक्ष कह रहा है मंत्रालयों के नाम पर आप अपने साथियों को झुंझुना थमा रहे हैं क्या? अभी आपने ठीक कहा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये अब्दुल्ले हैं जो कि बिना बात के उछल कूद कर रहे हैं, इनका लेना नहीं देना नहीं। इनको विपक्ष का काम मिला है, 99 सीट्स आई हैं कांग्रेस की और बाकी सारे विपक्ष को मिलकर जितनी सीटें आई हैं विपक्ष में बैठे रहे। ये बताएं कि इनकी पार्टियां विपक्षी जो एकता वो है, बची नहीं बची। आम आदमी पार्टी तो मना कर दिया कि हम इनके साथ नहीं है, दिल्ली में हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। देखिएगा आने वाले दिनों में जो बाकी इनके घटक दल हैं वो भी इसी प्रकार से इनका छिटकेंगे और ये फिर वापस से वो जैसे अलग अलग पार्टियां थी वैसी ही रहेंगी। अपने बारे में चिंता करें, हमारी बारे में चिंता न करें। सरकार ठीक चलेगी, बढ़िया चलेगी। 5 साल तक जो विकसित भारत का सपना मोदी ने देखा है उसको पूरा करने में लगेंगे। और उस पर ऑलरेडी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, उस पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और आपको अगले 1-2 दिन में उसके एजेंडास आपको पब्लिक डोमेन में आएंगे, आपकी भी जानकारी में आएंगे। हमने दिखाई है दिन भर किस तरीके से जो मंत्रालयों का बंटवारा हुआ, नए मंत्री जो हैं वो अपना कामकाज संभालते हुए, कार्यभार संभालते हुए। जल्दी से सापरा साहब क्या जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद अन्य मेहमानों का रुख करूंगी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सापरा साहब देखिए आपने कहा कि हाँ, आपने मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात नहीं है। हाँ। हमें इस देश की चिंता है क्योंकि इस देश को हमने बहुत मुश्किल से, और जनता ने भी जो ये वर्डिक्ट दिया है वो नरेंद्र मोदी जी का मैजिक फेल हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को नाकारा है। उन्होंने ये संदेश दिया है कि आपके अहंकार को पीछे छोड़ना पड़ेगा और गठबंधन की राजनीति आपको करनी पड़ेगी। और गठबंधन की राजनीति जब होती है तो देश के अंदर जो बहुत बड़े मुद्दे हैं, जिस तरह से बिहार को विशेष दर्जा देना, राज्य का दर्जा देना है, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देना है, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना है, या फिर अग्निवीर का क्या होगा, मेरे भाई मैं यही तो कह रही हूँ। आप यहाँ जितने मुद्दे गिना रहे हो, वो जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, वो जो सत्ता में भागीदार हैं, उनकी भी तो सुन लीजिए जरा। आप उनकी बात भी तो सुन लीजिए, उनकी मंशा भी तो जान लीजिए। आप अपना नजरिया उन पर क्यों थोप रहे हैं? अभिषेक को लेकर आइए। जेडीयू की तरफ से हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा भी इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अभिषेक झा से। ये अभिषेक देखिए, आपके लिए कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो एनडीए में जो सहयोगी दल हैं, बिहार के जो नेता हैं, आंध्र प्रदेश के जो नेता हैं ना, उनकी इज्जत, उनके मान, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने अपना नेता चुन लिया है क्या इनको? मैंने शुरू में ही कहा था आपसे कि इनका जो स्टैंड है विवाद खड़ा करने का, वो समय समय के साथ बदलता जाएगा। पहले इनका स्टैंड था कि ये चुनाव जीत रहे हैं, हम चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं।
फिर जब चुनाव के नतीजे आ गए, एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला, तब इन्होंने कहा कि नहीं ये सरकार नहीं बना पाएंगे, ब्रिटिश सरकार है, नीतीश जी नायडू जी हमारी तरफ चले आएंगे। बात वहां भी नहीं रुकी, नीतीश जी ने नायडू जी ने समर्थन दे दिया। फिर इन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण ठीक से नहीं हो पाएगा और सरकार बन तो जाएगी लेकिन 5 वर्षों तक चल नहीं पाएगी। चलिए वहां भी ठीक है। उसके बाद जब मंत्री परिषद का बंटवारा हो गया तो मंत्रालय क्या मिले नहीं मिले इस बात की आपको क्यों चिंता है भाई? प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, प्रधानमंत्री जी ने तय किया, हमको कोई दिक्कत है ही नहीं, हमारी तरफ से कोई विवाद है ही नहीं। हमने साफ तौर पर कहा है कि ये बिना शर्त समर्थन। तो फिर दिक्कत और परेशानी कहाँ है? अरे वो दौर भी याद करना चाहिए जब एक बार 2004 के बाद बिहार से इतने मंत्री हुआ करते थे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, तब तो बिहार में विशेष राज्य का दर्जा आपने नहीं मांगा। मैं आपको याद दिलाऊं कि 2004 में बिहार में आरजेडी के पास 24 सीटें और तब 8-8 मंत्री, 2 सीटें 22 सीटें बिहार में थी और 2 सीटें झारखंड से। इनके 3 केंद्रीय मंत्री थे और 5 राज्य मंत्री थे। तब भी इन्होंने बिहार के हक के लिए कोई सवाल नहीं। ठीक है, तो राजद की संस्कृति यही रही है, कांग्रेस पार्टी की संस्कृति यही रही है, सबसे कोई मतलब नहीं बना। मैं शक्ति यादव का ही रुख कर लेती हूँ ना, आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शक्ति यादव साहब, वो कहते हैं ना कि एनडीए के सहयोगियों की हाँ और मैं कौन, मैं खामखा। वो हाल आप लोगों का हो रहा है कि आप कौन, मतलब आरजेडी कौन, कांग्रेस कौन, आप खामखा हैं सर, ऐसा ही है? रोमाना जी, इस सवाल उठा कहाँ से? आकांक्षा, उम्मीद और तमन्ना और मांग किसने रखी? किसकी थी तमन्ना, किसकी थी उम्मीद, किसकी थी मांग? मीडिया में किसने चलवाया? रेल किनको मिल रहा है, वित्त किनको मिल रहा है, रक्षा किनको मिलेगा? विपक्ष ने तो नहीं चलाया। 400 पार विपक्ष ने नहीं चलाया, हमने तो कभी नहीं चलाया। रहा सवाल कि जब उम्मीद आपने पाली और उम्मीद के अनुरूप आपको रिजल्ट सामने नहीं आया तो सवाल टूट जाते हैं। जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने उम्मीद से कम चीजें हासिल की, सवाल तो खड़े कर ही देते हैं लोग। तो आप अगर सरकार में शामिल हो रहे हैं और सरकार में शामिल होने के बाद जो चीजें प्राप्त नहीं करते, जो पहले से परसेप्शन एस्टैब्लिश करते हैं पीपुल में, और वो हासिल नहीं होता तो सवाल तो उठना लाजमी है। हाँ, एक बात तो सत्य है, इस बात मैं मानता हूं कि सरकार की कुंजी ताला, कुंजी चाबी जो है 2 जनों के हाथ में है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों या आदरणीय नीतीश कुमार जी हों। बिहार हित में बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का सवाल तो कहते कहते नहीं थकते थे नीतीश जी। हम वही बात तो कर रहे हैं, शेड्यूल 9 में देने का प्रस्ताव था, जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है, वही बात तो हम कह रहे हैं। हम अलग से कहाँ कोई बात कर, जो बातियां कर रहे थे। सबसे बड़ा आप इतने भोलेपन से जो बतिया यहाँ बता रहे हैं उसी पर जरा जवाब लेते हैं ना। अभिषेक यहीं पर ही हैं, उन्हीं से जानते हैं। अभिषेक, ये बात तो सही कही है वैसे शक्ति यादव ने कि साहब तमन्ना, उम्मीदें, मांग। मुझे एकदम से याद आया, लवली आनंदी थी और वो संसदीय दल की बैठक आपकी खत्म हुई थी और बाहर आके कह रही थी हाँ जी रेल मंत्रालय पर दावेदारी। उनके पति जो सांसद पति हैं वो आकर रेल मंत्रालय की माला जप रहे थे। तो मतलब अब जेडीयू का हाल क्या है? अंगूर खट्टे हैं अभिषेक? जेडीयू की आधिकारिक लाइन को आप पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के प्रवक्ताओं के हिसाब से बखूबी समझ सकते हैं। हमारी पार्टी में कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई नेता है, कार्यकर्ता है, उनकी महत्वाकांक्षा कुछ हो सकती है पार्टी। अच्छा, वो उनकी अपनी पर्सनल निजी महत्वाकांक्षा है। ओके, एकदम निजी महत्वाकांक्षा। और इन बातों का जो डिस्कशन होता है वो इस तरह से व्यापक तरीके से नहीं होता कि किसी को सब कुछ मालूम चल जाए। देखिए, बहुत समन्वय के साथ बंटवारा हुआ है, कहीं कोई समस्या दिक्कत नहीं है। हमने बिना शर्त समर्थन की बात की। और जब मांग की बात उठती है रुमाना जी, मांग हम बिहार के हक में करते हैं। मांग हमने कभी निजी रूप से नहीं की कि हमारी पार्टी में परिवारवाद, वंशवाद को बढ़ाया जा रहा है कि बेटा बेटी दामाद इनको कैसे मिल जाए टिकट और कैसे मिल जाए मंत्री पद, इसके लिए नहीं काम करते हम। अगर सर बेटा बेटी दामाद वाली बात तो देखिए पुरानी हो गई, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर आ जाइए, यहाँ पर कौन मंत्री किसका बेटा है, किसकी पत्नी है, किसके पिता क्या रह चुके हैं, वो इस तरीके के तमाम मैसेजेस चल रहे हैं, है ना। ये डिबेट जो है ना वो बेमानी हो जाती है सर, परिवारवाद वाली। तो उस पर तो हम जाएंगे ही नहीं, हम आज के मुद्दे पर रहते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगाकर साहब मौजूद हैं। मैं उनसे जरा समझना चाहती हूँ, खासतौर से महाराष्ट्र के संदर्भ में। समीर साहब, जिस बात का जिक्र अभी सापरा साहब भी कर रहे थे कि आप क्यों गौर नहीं करते हैं जो शिवसेना के सांसद हैं, और उनकी तरफ से तो यह बात ऑन रिकॉर्ड कही गई है कि साहब 7 सांसद होने के बावजूद हमें एक भी कैबिनेट पद नहीं दिया गया।
तो अब इसको नाराजगी न समझी जाए तो और क्या समझा जाए? देखिए रोमाना जी, महाराष्ट्र की राजनीति भी शिवसेना को समझनी होगी। जिस पार्टी के 40 विधायक है उसको मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी दे देती है, 105 विधायक होने के बाद भी वहां पर इतना बड़ा पद दे दिया है, तो शिवसेना को दिल्ली में क्या मिलेगा, शिवसेना को समझना चाहिए। 7 सांसद है, आपको इंडिपेंडेंट चार्ज का मंत्रालय दे दिया गया है, महाराष्ट्र में आपको मुख्यमंत्री पद दे दिया गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अभी 90 दिन के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले अक्टूबर के अंदर, तब वहाँ गठबंधन में लड़ेंगे, तब सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दिया जाएगा। अजित पवार से भी ये कहा गया था कि भैया आपको एक एमओएस दे रहे हैं, वो बोले हमें कैबिनेट चाहिए। पार्टी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि महाराष्ट्र के अंदर आपको वित्त मंत्रालय दे दिया गया, उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया है। आपने बारामती की सीट मांगी जो भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती थी, फिर भी हमने आपको दी। आपको 4 लोकसभा की सीट दी, आप 1 सीट जीत कर आते हैं, खाली सुनील तटकरे की रायगढ़ की, बाकी सीट सारी आप हार जाते हो। उसके बाद आप कहते हो कि मेरा 1 सांसद है, मुझे कैबिनेट का मंत्री दो। पार्टी ने मना कर दिया, सत्ता में शामिल नहीं हुए, ठीक है, लेकिन उन्हें अपनी राज्य की राजनीति भी देखना चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मन रखकर महाराष्ट्र में उनको बड़े पद दिए, उप मुख्यमंत्री का पद दिया है, वित्त मंत्री दिया है, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद दिया है। तो केंद्र के अंदर ये दादागिरी नहीं चल सकती। और देखिए, गठबंधन की सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार हुआ करती थी जब 206 सांसदों पे कांग्रेस ने बना ली, 146 सांसद थे कांग्रेस के तो 2004 में सरकार बना ली, 182 अटल बिहारी के सांसद थे 1999 में, तो अटल बिहारी ने सरकार बना ली। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, सिर्फ 32 सीटें कम है बहुमत प्रूव करने से। नीतीश कुमार पहले गठबंधन में रह चुके हैं, तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पहले गठबंधन में रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने जो बात कही है ना, उसी से जोड़कर मैं अगला सवाल लेकर चलती हूँ सापरा साहब के पास, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार इस बात को अंडरलाइन करने की कोशिश की जा रही थी कि साहब देखिए, अपने दम पर वो जादुई आंकड़ा आया नहीं है 272 वाला, इस बार तो ये मजबूर सरकार। लेकिन सापरा साहब, जिस तरीके से सरकार बनी, जिस तरीके से सरकार चली, जिस तरीके से मंत्रिमंडल संख्या और फिर जो मंत्रालयों का बंटवारा हुआ, उसके बाद तो सर संदेश यही जा रहा है कि ये मोदी का जादू बरकरार है और ये मजबूत सरकार है। सापरा साहब, देखिए समीर जी, और आप कितना ही कह लें, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि ये मजबूत नहीं, आने वाले समय में पता लगेगा कि ये मजबूर सरकार है। ये मजबूर सरकार है, ये थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, समीर जी ने अभी जो विवरण किया, सापरा सर एक सेकंड में आपको रोकना चाहती हूँ। मतलब 4 जून को नतीजे आए थे, ठीक है ना सर, आज 11 जून है और 4 जून से 11 जून के बीच में क्या हुआ है सर? सबसे पहले जब नंबर आ रहे थे, गई सरकार, गई बीजेपी तो सरकार बना ही नहीं पाएगी, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने वाला है। उसके बाद चलिए सरकार बन गई, अब ये सरकार डावाडोल होगी, मतलब ये वो तमाम शब्द हैं सर जो आप ही लोग बोल रहे हैं। उसके बाद ये बात ही नहीं बन पाएगी। अभी तो देखो मंत्रिमंडल में संख्या को लेकर इनमें लड़ाइयां होंगी, उसके बाद मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर अब आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पर सर ये सरकार तो हर टेस्ट को पास कर रही है मजबूती के साथ, इसीलिए तो मैं कह रही हूं कि ये तो मोदी का जादू बरकरार है, ये मजबूत सरकार है सापरा साहब। नहीं भाई, मोदी का जादू फेल हो गया, ये जनता ने एक संदेश दे दिया, तब भी आपकी समझ में नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। लेकिन मैं समीर जी की बात जो उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में कहा, और जो उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी जी को 240 सीटें आई हैं और 32 सीटें मात्र शॉर्ट है, मुझे ये बताइए कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी वहां से निकल जाएं और घटक दल के एक एक दो दो जो छोटे निकल जाएं, तो क्या सरकार बन जाएगी? ये 32 कम है, यही तो सारा खेल है ना। भारत की जनता ने एक बहुत बड़ा संदेशा दिया है नरेंद्र मोदी जी को। सापरा साहब पहले तो ये कि अकेले अपने दम पर बीजेपी 240 है ना सर? अकेले अपने दम पर बीजेपी 240 है सर, और पूरा इंडिया गठबंधन मिलाकर भी उतना नहीं पहुंच रहा है। नहीं, आपकी बात को काउंटर कर रही हूं सर, पूरा इंडिया गठबंधन मिलाकर भी वो 240 वाला आंकड़ा हासिल नहीं कर रहा है। और दूसरी बात ये सर कि वो 16 और 12 सीटें अगर मिला भी लो आप टीडीपी की और जेडीयू की, तो भी 28 सीटें मिलाकर भी इंडिया गठबंधन तो सर वो जादुई आंकड़ा नहीं पार कर पा रहा है ना। इसीलिए मैं कह रही हूं सर कि ये मजबूत सरकार है और मोदी का मैजिक बरकरार है। आपको बता दूं ना रोमाना जी, मुझे टाइम देना पड़ेगा। रोमाना जी आप इस तरह से आप और समीर जी मेरे बीच में बोलेंगे तो फिर क्या फायदा? ऐसे तो डिबेट नहीं होनी चाहिए, कम से कम आपके चैनल के ऊपर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 32 सीटें कम हो जाएं तो क्या सरकार बन जाएगी? फिर ये 240 को क्या करेंगे? 240 को लेकर के मुजरा करेंगे क्या? ये बात आज सच है कि समय ऐसा आया है कि श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने
नरेंद्र मोदी जी को, वो चाहे नीतीश कुमार हैं, चाहे नायडू हैं, चाहे चिराग पासवान है, अनुप्रिया पटेल है, जीतन राम मांझी है, एकनाथ शिंदे हैं या फिर अजीत पवार हैं, सबके सामने मुजरा करने पर मजबूर कर दिया है। ये देश का एक बहुत बड़ा संदेश गया है, देश से बहुत बड़ा संदेश आया है कि आपने जिस तरह से 10 साल ठोक तंत्र चलाया है, ये ठोक तंत्र जनता को आगे मंजूर नहीं है। आप ये एक बात कह सकते हैं कि सारे मिलाकर के 240 नहीं हुए इंडिया अलायंस के, ठीक है, लेकिन ये भी एक संदेश है जो आपको और सारे दर्शकों को और समीर जी को मानना पड़ेगा कि इस देश के अंदर लोकतंत्र चलेगा, ठोक तंत्र नहीं चलेगा। लोकशाही रहेगी, ठोकशाही नहीं रहेगी। हिटलर राज को रिजेक्ट किया है। हर हिंदुस्तानी को गर्व इस बात का है सर कि हम लोग लोकतंत्र में रहने वाले नागरिक हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इतना फोकस कर रहे थे कि साहब अगर टीडीपी और जेडीयू जो है वो हट जाए इस सरकार से तो ये सरकार चलेगी क्या, ये सरकार नहीं चल पाएगी। मुझे लगता है सर वो 1991 वाला और नरसिम्हा राव वाली सरकार भी आपको याद करनी चाहिए सर। वो तो गठबंधन सरकार नहीं थी सर, वो 244 सांसदों वाली सरकार थी सर, वो अल्पमत वाली सरकार थी सर, और उस सरकार ने पूरे 5 साल कंप्लीट किए थे, है ना सापरा साहब। तो मंत्रिमंडल कैसे बनाया, सहयोगियों को कैसे बनाया, ये एक बड़ा सवाल है जो कम से कम विपक्ष तो नहीं समझ पा रहा है, और विपक्ष कह रहा है कि ये बात बनी नहीं है, फिलहाल बस सरकार बन गई है। सीधे रुख करेंगे, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो आरपी सिंह साहब, मतलब वैसे तो जितने महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं इस मोदी 3.0 में सब बीजेपी के नेताओं के पास ही नजर आ रहे हैं, पर विपक्ष को फिर भी यकीन नहीं हो पा रहा है और विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मोदी मैजिक गया। देखिए, आप किनकी बात कर रहे हैं? मनमोहन सिंह जी का बयान याद है कि मैं भ्रष्टाचार इसलिए सहन करता हूँ कि मेरी कोएलिशन कंपल्शन है। दिक्कत इनको ये है कि अभी भ्रष्टाचार पे बड़ा तगड़ा कुठाराघात सरकार करने वाली है और इनके नेता कई सारे कष्ट में आने वाले हैं कि उसके चलते हुए तंग हैं। इसलिए बार बार कभी नीतीश बाबू जी के घर पे जाकर भीख का कटोरा लेकर खड़े जाते हैं कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए देश के। कोशिश करी थी, मुंह पर तमाचा मारकर वापस भेज दिया उन्होंने इनको और मुजरा करने पर मजबूर कर दिया कि आप विपक्ष में बैठकर मुजरा करिए। ये मजबूर कर दिया इनको ना, नहीं तो ये तो कोशिश, ने तो कहा था कि बन जाइए प्रधानमंत्री। तो क्या है कि इनकी कोशिश पूरी है और ये असल में क्या इनको आदत नहीं है कि एक अच्छा मजबूत विपक्ष की तरह एक रोल प्ले करें। ये असल में अपने आप को डायनेस्टिक पार्टी समझते हैं। और आपने ठीक कहा, नरसिम्हा राव जी की सरकार, अल्पमत की सरकार, किस प्रकार से वहाँ पर पैसों का लेन देन हुआ, ट्रंक के ट्रंक ट्रांसफर हुए, पैसों के रुपए के बड़े बड़े ट्रंक ट्रांसफर हुए थे और किस प्रकार से वो शिबू सोरेन वाला सारा मामला सबको जानकारी है। ये के साथ क्या किया था, कैसे हुआ था, सबको जानकारी है। तो असल में इनको सब आते वैसे बड़ी और इनको अपने भी अपना समय भी वैसे ही याद है किस प्रकार देवगौड़ा जी की सरकार, किस प्रकार आई के गुजराल मतलब आज की जब मैं डिबेट कर रही हूँ ना तो मुझे एक के बाद एक कहावतें याद आ रही हैं। अब क्योंकि आपने जिक्र कर दिया कि कैसे इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की कोशिशें हुई। शक्ति यादव को लेकर आइए जरा। मतलब शक्ति यादव जी, पूरी कोशिश रिझाने की नीतीश कुमार को है, पीएम पद का ऑफर तक दे डाला, तो अब ये जो बिलबिलाहट है, मतलब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाला मामला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। बता रही है आपकी मुस्कुराहट कुछ। शक्ति यादव जी बताइए जरा। अब ये रोमाना जी, ये सवाल आप पूछिए तो मुझे थोड़ी तो हैरानी हो जाती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे नीतीश जी। सबको पता है, आपको नहीं पता ऐसा भी नहीं है। देखिए, दो बातें इस पूरे डिबेट में आया, मैं निर्वाचता चाहता हूं आपसे। छोड़कर चले गए ना, उन्होंने कहा कि बोलते हैं कि अब की बार हर बार यहीं रहेंगे, आपके साथ ही रहेंगे, ये आश्वासन देते हैं मोदी जी को वो जी। अरे वो दोनों बातें कहते हैं, दोनों बातें कहते हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में न जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बात ही कर, दोनों बातें कहते हैं। अभी एक डिबेट में एक बात आई कि एकनाथ शिंदे को कम सीट होने के बावजूद भी हमने मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए मैंने उनको मंत्री दिया। यहाँ कम सीट होने के बावजूद नीतीश जी मुख्यमंत्री है, इसलिए यहाँ भी उनको 1.5 मंत्री मिला। इस पर मेरा कोई सवाल नहीं है। सवाल साफ एक बात को लेकर के है, एक पूरी चीजों को आप भी समझते हैं। संख्या बल पूरी करनी है भारतीय जनता पार्टी को, कितना कम है, 40 है, 73 पूरी करनी है। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी बढ़ ही गए हैं, सारा चीज उनके साथ है। वक्त कितना लगेगा? 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा? जिनके हाथ में चाबी है, जिनकी चाबी लेके जो लोग घूम रहे हैं, उनका तो सब पता ही ना है। वो बतवा सब जानते हैं कि क्या होने वाला है। कोई जो चीजों को देख रहे हैं, जो जेल गए थे किस तरह से खींच करके, वो सब नायडू साहब कहाँ भूले हैं।
हाँ, ये बात सही है कि गठबंधन में रह करके चुनाव लड़े हैं और संख्या उनके साथ आई है, सरकार उन्होंने बनाई है, लेकिन सवाल वहीं से आया है, चाहे वो स्पीकर का हो, चाहे केंद्रीय मंत्री कैबिनेट बनेंगे, MOS नहीं बनेंगे, चाहे हमको कम मिला कैसे मिला, रेल किसने मांगा, वो सवाल। अब जब हम कोई बात कर रहे हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो हमारी बात को नकारी जा रही है। हम तो पार्टी के अधिकारी हैं, वो ठीक है, वो कहने के लिए हम आपके चैनल पर आके बात कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल फैक्ट क्या है? फैक्ट सामने है कि भाई मंत्रिमंडल के बंटवारों में अगर कोलिनेशन नहीं होता, गवर्नमेंट का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती, तो साम नहीं होता मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे में। ये सबको पता है भाई, ये बताने की आवश्यकता क्या है? ये तो आप सही कह रहे हैं सर, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे मैंने 1991 का एग्जाम्पल दिया, सर मैं 2019 का भी एग्जाम्पल दूंगी। सुनिए तो, अभिषेक के पास जाने दीजिए मुझे, मैं 2019 का भी यहाँ पर जिक्र करूंगी। भाई 2019 में इनके कोटे का एक भी मंत्री नहीं बना था, और मनमुटाव ऐसा था कि नीतीश जी जो है वो वापस बैरंग लौट गए थे, कह रहे थे नहीं हमें तो 2 चाहिए, 1 दे रहे थे वो, हम तो नहीं बन रहे। तब नहीं चल पाया जोर, क्योंकि तब नहीं था नंबर, आंकड़ा आपके हाथ में। इस बार चाबी है इनके हाथ में, तो चल गया इनका जोर। क्यों? ऐसा ही हुआ है ना अभिषेक जी। इस बार तो 12 आए हैं, तो भी 2-2 मिल गए। पिछली बार कितना 16 था ना, तब भी 2 नहीं मिल पा रहा था। अभिषेक झा जवाब नहीं दिया इन्होंने। हाँ, मैं जवाब दे दूं। देखिए, ऐसा नहीं होता है राजनीति में। अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से पार्टी अलग अलग निर्णय लेती है। उस वक्त हमारी पार्टी ने बाहर से समर्थन देने का फैसला किया, और इस बार हम सरकार में शामिल हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और बेचैन कौन लोग हो रहे हैं रोमाना, जिनको इस बात की दिक्कत है, इस बात का विलाप को लगातार कर रहे हैं कि सत्ता से दूर रह गए। अब नीतीश जी के तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं, इस उम्मीद में जी रहे हैं कि शायद नीतीश जी का आशीर्वाद मिल जाए। बहुत लेट हो चुकी है, अब पछताना ही इनके हिस्से में रखा हुआ है। सरकार के विषय में कुछ भी बोलते रहे, गठबंधन में ना कोई गांठ है, ना कोई मनमुटाव है। मजबूती के साथ देश के लोगों ने एनडीए को मैंडेट दिया है, मजबूती के साथ हम सरकार भी चले। अब ये अपनी स्क्रिप्ट पढ़ते रहे कि इनको मौका मिला था 2004 में, इतने मंत्री इनके यहाँ से बने थे, तब भी बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं ला पाए। 2009 का भी दौर सब लोगों ने देखा है, तब भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए। तो इन्हें कहने दीजिए, करने दीजिए, से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है रुमाना जी। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है बिहार का विकास जी, देश का विकास, और उसी एजेंडे पर काम करते रहेंगे, चलते रहेंगे, चाहे कितना भी चीज चल रहा है। ठीक है सर। विपक्ष अभी भी इस सरकार को लेकर सवाल उठा रहा है, तो सापरा साहब क्यों ना माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ सरकार के रंग में भंग डालने का खेल विपक्ष खेल रहा है? सापरा साहब। नहीं रोमाना जी, देखिए रंग में भंग डालने की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो पूरा चुनाव जो विपक्ष ने लड़ा है, जो इंडिया गठबंधन ने लड़ा है, वो मुद्दों पर लड़ा है। हम चाहते हैं कि जो मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को ये सरकार उसके ऊपर हल निकाले। मुद्दे क्या है? महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। क्या ये सरकार महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करेगी और किस तरह से करेगी, ये हमारे प्रश्न है। फिर आर्थिक विषमता बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी है, आर्थिक विषमता पर क्या तोड़ निकालेंगे ये? उसी तरह से गरीबों का उत्पीड़न, उसी तरह से महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, किसानों का उत्पीड़न, किसानों की आय जो दुगनी 2022 तक करनी थी, अब आगे का टारगेट ये सरकार क्या देगी, जिसमें नीतीश कुमार और नायडू भी होंगे और तमाम सारे और घटक दल होंगे। फिर मुस्लिम आरक्षण पर क्या भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है, और नायडू, नीतीश कुमार और दूसरे लोगों का क्या स्टैंड है? ये जो जातिगत जनगणना है, जो नीतीश कुमार खुद करा चुके हैं बिहार के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी उसके विपरीत स्टैंड रखते हैं। लेकिन तो उस पर इनका क्या होगा है कि ये तमाम सवाल जो आपके वो असरदार कैसे नजर आएंगे सर? नहीं, आप यहाँ जो सवाल उठा रहे हैं सर, आप यहाँ जो सवाल उठा रहे हैं वो विपक्ष के वाजिब सवाल हैं, विपक्ष के वाजिब सवाल है जो आप यहाँ उठा रहे हैं। लेकिन मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ हुजूर कि जब ये विपक्ष के वाजिब सवाल हैं, तो इन सवालों को असरदार तरीके से उठाइए ना। आप लोग तो झुंझुना पकड़ा दिया सहयोगियों को, उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। सवालों को धार दीजिए ना, ये झुंझुने में कहां फंस गए? मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। ये सवाल खाली विपक्ष के नहीं है। हाँ। ये सवाल नीतीश कुमार के, नायडू के, सभी के हैं
क्या नायडू इनकार कर सकते हैं मुस्लिम आरक्षण पे? उन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में दर्ज किया हुआ है। तो ये मात्र विपक्ष की आवाज नहीं है, ये देश की आवाज है, देश के मुद्दे हैं और ये इनके घटक दलों के भी मुद्दे हैं। मैं इसीलिए इन मुद्दों को उठा रहा हूं और हम ये चाहते हैं कि मैं कन्वे करती हूं आगे। आरपी सिंह जी से जवाब लेती हूं। आरपी सिंह जवाब दीजिए। ये वो मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी तो बहुत आक्रामक थी। मुस्लिम आरक्षण वाला मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा, बीजेपी की तरफ से हर चुनावी रैली में इसका जिक्र किया जाता था। और वहां दूसरी तरफ सर वो आंध्र प्रदेश में आप ही के साथी हैं टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू, उन्हीं के बेटे हैं सर नारा लोकेश सांसद, वो कह रहे हैं कि साहब मुस्लिम आरक्षण जरूरत है। चक्कर क्या है सर, ये क्या है मुस्लिम आरक्षण? मतलब आपके साथी कह रहे हैं जरूरी है। जी मैं सारे आप हाँ जी मैं सारे प्रश्नों को तो मैं अपेक्षा करता था कि आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं वो जो भीख का कटोरा लेकर गए थे नीतीश बाबू के यहाँ, उसके बारे में कोई जवाब देंगे। उन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया, उल्टा उसको गोल करके बात को। चलिए मैं जरा जातिगत जनगणना की बात करूँ, ये कमिटेड है 2026 मुस्लिम आरक्षण नहीं देंगे। पहले जवाब जो मैंने पूछा वो सेंटर ही करा सकते हैं। आप मैं अभी आ रहा हूँ मैम, एक मिनट। सब बातों का कोई मैं आपसे मुझसे पहले 4 लोग बोलेंगे, मुझे एक का जवाब देने दीजिए, सबका जवाब दूंगा, भाग नहीं रहा। तो जातीय जनगणना का सर्वेक्षण करा सकते हैं राज्य, परंतु वह जो अगर पूरे देश में अगर होनी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करा सकती है। और इनको बोलिए ना कि तेलंगाना के अंदर लागू करें, जरा कर्नाटका के अंदर लागू करें, जरा हिमाचल में लागू करें, नहीं कर पाएंगे ये लोग, क्योंकि कहने की बातें हो रही, हाथी के दांत खाने के हो रहे, खाने के हो रहे। हम लोग करेंगे 2026 में कर उसको पूरे देश में ढंग से लागू भी होगा, उसकी चिंता भी की जाएगी। परंतु जहाँ तक मुस्लिम आरक्षण की बात है, कृपा करके मैं चाहूँगा कापड़ा साहब थोड़ा पढ़ लिख कर आया करें। जरा एनडीए का जो मैनिफेस्टो है ना आंध्र प्रदेश का, मैं आपको उसकी प्रतिलिपि भेज दूंगा, पढ़ लेना। उसमें कहीं मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं है। उनकी अपने मैनिफेस्टो में थी, जो जिस मैनिफेस्टो के अंतर्गत हम चुनाव लड़े मिलकर, उस पर नहीं है। अब वो जो लागू होगा तो एनडीए का ही मैनिफेस्टो लागू होगा, जो वहाँ पर राज्य के चुनाव में कर रहे हैं, जो जिसके अंतर्गत घोषणा की गई। आप अरे सर आपने दांत मत दिखाइए, जो मूल बात है, सच है, वो यही है। आप अपना जो मर्जी करते रहिए। सर, आप ये कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में जो मुस्लिम आरक्षण का वादा टीडीपी ने किया है वो लागू नहीं होगा। एक सेकंड सापरा साहब प्लीज, एक सेकंड। आरपी सिंह साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो चंद्रबाबू नायडू ने वादा किया मुस्लिम आरक्षण का वो नहीं होगा? जो 1 लाख रुपए हज यात्रियों को देने का वादा किया है चंद्रबाबू नायडू ने, वो नहीं लागू होगा, आप ये कह रहे हैं? सर मैं तो सिर्फ जवाब मांग रही हूँ, हाँ या ना में जवाब दीजिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। चंद्रबाबू नायडू ने वादा किया आंध्र प्रदेश में, होगा या नहीं होगा? करता हूं मैं रिपीट करता हूं, जो एनडीए का मैनिफेस्टो आंध्र प्रदेश में चुनाव से पहले घोषणा की गई वह लागू होगा। ठीक है, आप कृपा कर उसको पढ़ लीजिए, उसमें सब नहीं है। आप अपनी तरफ से जो मर्जी जोड़ लीजिए। हाँ, एक मिनट आप बताइए, उसमें मुस्लिम आरक्षण नहीं है? अरे रुकिए, मुसलमानों के लिए आरक्षण है या नहीं है? अरे एक मतलब थोड़ा, अरे मैं आपके प्रश्नों को उत्तर देना, मेरा भी प्रश्न है ना कुछ, कमाल हो गई। सबके प्रश्नों को उत्तर मैं दूंगा, मेरे प्रश्न आप सुनेंगे नहीं। इनसे पूछे प्रताप सिंह किसी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। एक सेकंड, सापरा साहब प्लीज, उसके बारे में क्या कहना है प्लीज? वो उसके बारे में आपको मैंने बुलाया सर यहाँ पर मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। आप मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं सर, मेरे सवाल हैं, आपको उनका जवाब देना होगा। 1 मिनट सापरा साहब प्लीज, एक मामले पर तो क्लैरिटी आने दीजिए ना। अब दर्शक जो सुन रहा है उसको समझ में तो आए ना। ये जो दोहरा रवैया यहाँ पर नेता बेवकूफ बनाते हैं सर जनता को, इस पर तो फुल स्टॉप लगे ना, जरूरी है सर ये, क्योंकि वो मुस्लिम आरक्षण वाला मुद्दा और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी जिस तरीके की नसीहत दी कि जब चुनाव होता है तो विपक्ष को आप दुश्मन मत मानिए। विपक्ष जो है वो इस देश में एक पहलू सत्ता पक्ष, दूसरा पहलू विपक्ष है ना, सबको बराबरी का सम्मान दो। आरएसएस प्रमुख की तरफ से भी ये नसीहत आई है, हम लगातार एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं तमाम सवाल, और हम सभ्य तरीके से बैठकर यहां पर बातचीत कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए, दर्शक को क्लैरिटी मिले, क्योंकि ये बड़ा वादा था। हज यात्रियों को 1 लाख रुपए की सहायता, मुस्लिम दुल्हनों को 1 लाख रुपए की सहायता, और साथ ही मुस्लिम आरक्षण ओबीसी के तहत 4 या 5%। जी आइए समीर साहब, आइए। नारा लोकेश जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे, उन्होंने परसों स्पष्ट कर दिया है कि जो हमारा घोषणा पत्र था वो भारतीय जनता पार्टी से अलग घोषणा पत्र था, और जो हमने कहा है वो लागू करेंगे। मुस्लिम आरक्षण वो लागू करने वाले नारा लोकेश बहुत स्पष्ट बोल चुके हैं। हाँ, वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। शायद पूरी जानकारी अभी हमारे आरपी सिंह साहब के पास नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ रही हूं लेकिन, और मैं जरा जल्दी से रुक करती हूँ वापस से दोनों की जानकारी। एक मिनट रुकिए,
मैं दोनों की जानकारी को स्पष्ट कर रहा हूं, 10 सेकंड देंगे आप मुझे? स्पष्ट कर रहा हूं, सुनिए। कहिए ना प्लीज स्पष्ट। एनडीए का मैनिफेस्टो है, वहां पर एक मिनट के, वहां पर एनडीए का मैनिफेस्टो है जिसके अंतर्गत चुनाव लड़ा गया है, वो एनडीए के मैनिफेस्टो के हिसाब से काम होगा। ठीक है सर, देख लेते हैं सर, वहां बन जाए सरकार, कल शपथ ग्रहण हो जाए, उसके बाद देख लेंगे सर वो क्या क्या फैसले कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। दोबारा बुलाएंगे आपको सर, दोबारा चर्चा करेंगे। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। 10 सेकंड के लिए आप भी आइए सापरा साहब, जोड़िए, क्या जोड़ना चाह रहे हैं? 10 सेकंड देंगे मुझे के अंदर करें। आइए सापरा साहब, रोमाना जी 10 सेकंड देंगे मुझे? हाँ जी आइए। देखिए रोमाना जी, मैं जेडीयू के जो प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं, जो बीजेपी की जो प्रचार लाइन थी, उनका क्या बुलडोजर की राजनीति जेडीयू को एक्सेप्ट होगी? क्या हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, घुसपैठिए, ये तमाम सारी भाषा जो बीजेपी के नेता और देश के प्रधानमंत्री बोलते रहे हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, क्या ये जेडीयू को मंजूर होगा? क्या ये चंद्रबाबू नायडू को मंजूर होगा? इसका उत्तर मुझे अभी इसी शो पे दे दें। नहीं सर, उसका उत्तर देखिए कोई दे नहीं पाएगा। आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल ही दर्शकों ने आपको सुन लिया ना, आप भी जानते हैं सर, इसका कोई उत्तर दे नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आरपी सिंह साहब ने कही है, जिसको लेकर अभिषेक झा के पास हमें चलना चाहिए, क्योंकि अभिषेक जातिगत जनगणना की जब जिक्र कर रहे थे आरपी सिंह साहब, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि साहब ये राज्य कराकर भी क्या हासिल कर लेंगे, वो तो केंद्र की तरफ से होगा। और जातिगत जनगणना तो आपने भी बिहार में करवाई थी, मतलब आपके भी हाथी के दांत थे, दिखाने के और खाने के और। अभिषेक, आपने भी ये काम करवाया था ना आपकी सरकार ने। आपको कवर फायर मत दीजिए, अरे भाई थोड़ा चार तो जाइए, आपका तो एक सेकंड अभिषेक को आने दीजिए मेरे साथ। अभिषेक को स्क्रीन पर लेकर आइए, देना चाहिए। अभिषेक आइए। क्या भारतीय जनता आंसर समझिए, एक आंसर समझिए। अरे भाई शांत कराइए। देखिए, जातीय जनगणना और जातीय गणना का डिफरेंस समझिए। कास्ट सर्वे और कास्ट सेंसस अलग होता है। राज्य के पास अधिकार जातीय जनगणना के नहीं है, बल्कि जातीय गणना के। आपको याद होगा कि कोर्ट में यह मामला पूरा फंसा था। बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर जब जातीय सर्वे कराया, गणना कराई, तो उसके बहुत से सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। आपने देखा कि बिहार का की जो वस्तु स्थिति थी सबके पास थी। और सबसे त्वरित जो काम हुआ वो है आरक्षण के दायरे को बढ़ाना स्टेट के अंदर। तो इसका लाभ तो स्टेट को मिला ही मिला। तो हम कभी दो तरह के दांत नहीं रखते हैं, हम जिस दांत को दिखाते हैं उसी से खाते हैं। लेकिन सर वो महागठबंधन की सरकार थी, और यहाँ पर श्रेय आपको तेजस्वी यादव को भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपके सरकार के सहयोगी थे। मैं समीर सर को लेकर आना चाहती हूँ इस डिबेट में, और सर आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी तक जिस तरीके की विपक्ष प्रशंसन लगा रहा था इस सरकार पर, और जिस तरीके की तस्वीर मंत्रिमंडल के जरिए उभरी है, 85-15 वो जिस तरीके की टर्मिनोलॉजी चुनाव प्रचार में इस्तेमाल की जाती है ना, मैं फिलहाल मंत्रिमंडल में कि 85% के हिसाब से बीजेपी के अपने और 15% सहयोगी, तो यहां तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी के दम पर ये मजबूत सरकार है। बीजेपी जैसा चाह रही है वैसे इस सरकार को डायरेक्शन, नेतृत्व देती हुई नजर आ रही है। देखिए रोमाना जी, 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन सरकार एनडीए की थी, उसके अंदर भी अकाली दल शामिल था, उसके अंदर भी शिवसेना शामिल थी। 2019 का आप देखिए कि 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें आई, लेकिन उसके अंदर भी नीतीश कुमार की पार्टी शामिल थी, उसमें शिवसेना मंत्रिमंडल में जगह नहीं, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह दी थी ना। आरपी सिंह थे ना शिवसेना के शामिल, इसके जनता दल यूनाइटेड के बाद में दो चाह रहे थे, और इनिशियली 2019 में इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि भले ही हमें पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन केंद्र के अंदर हम कोई दखल नहीं लेंगे। मेरा जो 2047 का विकसित भारत का विजन है, मैं उसी से आपसे आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रदेश में मैं आपको फ्री हैंड दूंगा। बिहार के अंदर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा विधायक है, लेकिन नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया है। महाराष्ट्र के अंदर बनाया हुआ है, यह स्पष्ट है। तेलुगु देशम पार्टी से कह दिया गया है कि आपको केंद्र से जो सहयोग चाहिए वो आंध्र प्रदेश को विकसित करने के लिए आपको जो मदद चाहिए वो केंद्र देगा, लेकिन केंद्र में आप दखल मत दीजिए। और दोनों नेताओं का, नीतीश हो चाहे चंद्रबाबू नायडू, दोनों का अपने राज्य की राजनीति में ज्यादा हस्तक्षेप करने की है। और मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, विपक्ष को एक बहुत अच्छा मौका मिला है। इतना मजबूत विपक्ष आया है, राहुल गांधी विपक्ष का नेता बने, और केंद्र को सरकार को उन्हें लगता है तो केंद्र में महंगाई पर है, बेरोजगारी। बिल्कुल शक्ति यादव जी, मतलब एनडीए के अंदर उन्होंने लाइन क्लियर कर ली है, उन्होंने अपने यहाँ तालमेल बैठा लिया है, विपक्ष को मौका मिला है सर, हम तो खुद मान रहे हैं। विपक्ष 2024 में 2014, 2019 के मुकाबले सबसे ज्यादा मजबूत होकर उभरा है, तो फिर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई है ना सर। ये क्या ताक झाक, सरकार नहीं चल पाएगी, एनडीए के घर में क्या चल रहा है, इसी की टोल लेने में लगे रहे हैं आप लोग। जनता की फिक्र कीजिए ना सर। रोमाना जी, बिल्कुल मुद्दे की बात होगी, सकारात्मक होगी, और सदन में सकारात्मकता स्थिति साफ साफ दिखेगी। हम तो इसलिए उस समय आपने रोक दिया, हमने कहा देश की जनता ने एक आत्ममुग्ध
व्यक्ति के खिलाफ जनादेश दिया, एक प्रहार किया। और अगर प्रहार किया तो सिर्फ माफ करिएगा, मैं इसमें आपका नहीं, लेकिन इतना मैं जरूर करूं कि जो नैरेटिव चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तक जो सेट करता रहा जिन लोगों ने, उसके खिलाफ भी जनादेश आया। और उनके खिलाफ अगर वो नैरेटिव नहीं होता तो ये 200 से नीचे होते, 150 के स्थिति में दिखाई पड़ते। लेकिन मैं इतनी बात जरूर करता हूं कि एक बात जो चंद्रबाबू नायडू के सवाल पर आपने पूछा आरपी सिंह से, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनका हमारा चलेगा, एनडीए का चलेगा, मैनिफेस्टो चलेगा। वो तो नकारा है चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू के नेता है, उनको जवाब देना पड़ेगा। क्या अपने मुस्लिम आरक्षण पर आपके कमिटमेंट है वो लागू होंगे कि नहीं होंगे? अब सवाल है बिहार के हित में, तो हम तो मान ही रहे हैं कि नीतीश जी के हाथ में चाबी है, तो बिहार के हित में दर्जा हो, विशेष राज्य का दर्जा हो, या देश में जाति गणना कराने का सवाल हो, या शेड्यूल 9 में डालने का सवाल हो, ये तो हम मान ही रहे हैं कि इसको करानी चाहिए। सकारात्मकता तो इसी में दिखता है ना। सर कहाँ जवाब मांग रहे हैं आप आरपी सिंह साहब? क्या नायडू साहब ने कैसे मुस्लिम आरक्षण का वादा किया, उस पर वो क्या जवाब देंगे सर? वो जाति गणना के मामले पर वो कह रहे थे हाथी के दांत खाने के, ऑरेंज दिखाने के कुछ और। वो यही भूल गए कि बिहार के अंदर इनके सहयोगी जेडीयू, तब आप भी सर सरकार में थे, आप लोगों ने तो वहां पर जाति गणना करवाई थी ना सर। ऐसे मुश्किल सवाल क्यों पूछ रहे हैं सर? जी शक्ति जी। रोमाना जी सुन लीजिए, जाति गणना बिहार के अंदर में हुआ तो हमने पहचान कर ली, और पहचान करके हम लोगों ने ये तय किया था उस समय कि 2-2 लाख रुपया उन परिवारों को देंगे जो 6,000 से जिनकी मासिक आय नीचे है। हम सशक्त करने की दिशा में हमने ये काम करना शुरू किया, और इसी को लेकर के हमने कहा कौन है जो भीख मांग के खाता है, कौन है जो एक कमरे में रहने पर मजबूर है, कौन है जो उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करती। पहचान करो और देश को सशक्त और मजबूत करो। इसी के सवाल पर देश में जाति गणना कराने का हमने फैसला लिया, हमने मैनिफेस्टो में डाला। अब इनको जो आत्ममुक्ता पर प्रहार हुआ है, अब सवाल ये जो कर ले, कम सीट वाले को बनाया कि ज्यादा सीट वाले को